गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हम लोग कोर्स 3 के यूनिट 5 की चर्चा कर रहे थे। कोर्स 3 के यूनिट 5 में, जैसा सभी जानते हैं, पिछली कई कक्षाओं में हम लोगों ने चर्चा की है विशिष्ट बालक के संदर्भ में। विशिष्ट बालक क्या है, विशिष्ट बालक के क्या लक्षण हैं, विशिष्ट बालक के क्या कारण हैं, विशिष्ट बालक सामान्य बालक से किस प्रकार भिन्न है, उसे विशिष्ट बालक कहा जाता है। विशिष्ट बालक और सामान्य बालक में क्या अंतर है, क्या ऐसा भी विशिष्ट बालक जन्मजात होता है या अर्जित होता है, और इसके पश्चात क्या विशिष्ट बालकों के लिए अलग से शिक्षा की व्यवस्था की जा सकती है, क्या विशिष्ट बालकों के लिए अलग से शिक्षा की व्यवस्था की जा सकती है, और उस शिक्षा की व्यवस्था की जा सकती है तो शिक्षा की व्यवस्था कैसी हो, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो विशिष्ट बालक है, तो ये तात्पर्य विशिष्ट बालक सब पिछली एक अध्यापक की सफलता इस बात पर निर्भर करती है, किसी भी अध्यापक की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह अपने विद्यार्थियों को कितना समझता है तथा उनकी व्यक्तिगत भिन्नताओं को कितना सम्मान देता है। एक अध्यापक की सफलता इस बात पर निर्भर करती है एक अध्यापक की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह अपने विद्यार्थियों को कितना समझता है तथा उसकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को कितना सम्मान देता है। प्रत्येक बालक दूसरे बालक के से समान होते हुए भी उससे भिन्न होता है। प्रत्येक बालक दूसरे बालक से समान होते हुए भी उससे भिन्न होता है। प्रत्येक बालक का अपना विशेष व्यक्तित्व होता है। प्रत्येक बालक का अपना व्यक्तित्व होता है। कुछ बुद्धिमान, कुछ साधारण बुद्धि के, कुछ मंद बुद्धि के हो सकते हैं। कुछ शारीरिक रूप से स्वस्थ एवं सुंदर हो सकते हैं, जबकि कुछ अपंग तथा कुछ कुरूप हो सकते हैं। प्रत्येक बालक की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके, इसके लिए पारंपरिक विद्यालय के कार्यक्रमों को अब इस प्रकार व्यवस्थित किया जा रहा है कि वे विद्यार्थियों के बीच विभिन्नताओं को सामंजस्य स्थापित कर सके और इस विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा प्रदान करें। निर्देशन एवं परामर्श, उच्च स्तरीय शिक्षण और जैसे अनेक सहायक शिक्षा सेवाओं पर भी अधिक ध्यान दिया जा रहा है। इस प्रकार एक अध्यापक की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह अपने विद्यार्थियों को कितना समझता है तथा उसकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को कितना सम्मान देता है। प्रत्येक बालक दूसरे बालक के समान होते हुए भी उससे भिन्न होता है और प्रत्येक बालक का अपना विशेष व्यक्तित्व होता है। कुछ बुद्धिमान, कुछ साधारण बुद्धि के, कुछ मंद बुद्धि के हो सकते हैं। कुछ शारीरिक रूप से स्वस्थ एवं सुंदर हो सकते हैं, जबकि कुछ अपंग तथा कुछ कुरूप हो सकते हैं। प्रत्येक बालक की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके, इसके लिए पारंपरिक विद्यालय कार्यक्रमों के अब इस प्रकार व्यवस्थित किया जा रहा है कि वे विद्यार्थियों के मध्य विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा प्रदान करें। निर्देशन एवं परामर्श, उच्च स्तरीय औपचारिक शिक्षण जैसे अनेक सहायक शिक्षा सेवाओं पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। यद्यपि दिन प्रतिदिन की शैक्षिक गतिविधियों से कक्षा के अधिकांश बच्चे लाभान्वित होते हैं, परंतु फिर भी कुछ विद्यार्थी ऐसे शेष रह जाते हैं
जो सामान्य से इतना भिन्न होते हैं जो सामान्य से इतना भिन्न होते हैं कि सामान्य शैक्षिक वे क्रियाओं से वे लाभान्वित नहीं हो सकते हैं। ऐसे बालकों के लिए विशेष शिक्षा की आवश्यकता होती है। ये बालक विशिष्ट बालक कहलाते हैं। इन बालकों को अपवादी बालक या असाधारण बालक भी कहा जाता है। विशिष्ट बालक का अर्थ, मीनिंग ऑफ द स्पेशल चाइल्ड। विशिष्ट बालक का क्या अर्थ है? विशिष्टता शब्द का प्रयोग कई अर्थों में किया जाता है। विशिष्टता शब्द का प्रयोग कई अर्थ में किया जाता है। विद्यालय में हर समाज से, हर वर्ग से तथा भिन्न भिन्न परिवारों के बच्चे आते हैं। विद्यालय में हर समाज से, हर वर्ग से तथा भिन्न भिन्न परिवारों के बच्चे आते हैं। ये सभी विभिन्न होते हुए भी सामान्य कहलाते हैं। परंतु कुछ बालक ऐसे भी होते हैं जो शारीरिक, मानसिक, शैक्षिक तथा सामाजिक गुणों की दृष्टि से अन्य से भिन्न होते हैं। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने विभिन्न आधारों पर विशिष्ट बालकों अथवा विशिष्टता को स्पष्ट करने का प्रयास किया है, परंतु सभी इस बात पर सहमत हैं कि विशिष्ट बालक दो प्रकार के होते हैं। पहला, ये जिनकी विशिष्टता उन्हें औसत स्तर पर कार्य करने से रोकती है। और दूसरा, ये जिनकी विशेषता उन्हें औसत से अधिक कार्य करने के योग्य बनाती है। विशिष्ट बालक का अर्थ, विशिष्टता शब्द का प्रयोग कई अर्थों में किया जाता है। विद्यालय में हर समाज से, हर वर्ग से तथा भिन्न भिन्न परिवारों से बच्चे आते हैं। ये सभी विभिन्न होते हुए भी सामान्य कहलाते हैं। परंतु कुछ बालक ऐसे भी होते हैं जो शारीरिक, मानसिक, शैक्षिक तथा सामाजिक गुणों की दृष्टि से अन्य बालकों से भिन्न होते हैं। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने विभिन्न आधारों पर विशिष्ट बालकों अथवा विशिष्टता को स्पष्ट करने का प्रयास किया है, परंतु सभी इस बात पर सहमत हैं कि विशिष्ट बालक दो प्रकार के होते हैं। पहला, वे जिनकी विशिष्टता उन्हें औसत का स्तर कार्य करने से रोकती है, तथा दूसरा, वे जिनकी विशिष्टता उन्हें औसत से अधिक कार्य करने के योग्य बनाती है। क्लियर? एक अध्यापक की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह अपने विद्यार्थियों को कितना समझता है। एक अध्यापक की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह अपने विद्यार्थियों को कितना समझता है तथा उसकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को कितना सम्मान देता है। प्रत्येक बालक दूसरे बालक के समान होते हुए भी उससे भिन्न होता है। प्रत्येक बालक का अपना विशेष व्यक्तित्व होता है और कुछ बुद्धिमान, कुछ साधारण बुद्धि के, कुछ मंद बुद्धि के हो सकते हैं। कुछ शारीरिक रूप से स्वस्थ एवं सुंदर हो सकते हैं, जबकि कुछ अपंग तथा कुछ कुरूप हो सकते हैं। प्रत्येक बालक की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके इसके लिए पारस्परिक विद्यालयी कार्यक्रमों को अब इस प्रकार व्यवस्थित किया जा रहा है कि विद्यार्थियों के मध्य विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा प्रदान करें। निर्देशन एवं परामर्श, उपचारीय शिक्षण जैसे अनेक सहायक शिक्षा सेवाओं पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है।
यद्यपि दिन प्रतिदिन की शैक्षिक गतिविधियों से कक्षा के अधिकांश बच्चे लाभान्वित होते हैं, परंतु कुछ परंतु फिर भी कुछ विद्यार्थी ऐसे शेष रह जाते हैं जो सामान्य से इतना भिन्न होते हैं कि सामान्य शैक्षिक क्रियाओं से लाभान्वित नहीं होते। ऐसे बालकों के लिए विशेष शिक्षा की आवश्यकता होती है। ये बालक विशिष्ट बालक कहलाते हैं। इन बालकों को अपवादी बालक या असाधारण बालक भी कहा जाता है। विशिष्ट बालक का अर्थ, मीनिंग ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन। विशिष्टता शब्द का प्रयोग कई अर्थों में किया जाता है। विशिष्टता शब्द का प्रयोग कई अर्थों में किया जाता है। विद्यालय में हर समाज से, हर वर्ग से तथा भिन्न भिन्न परिवारों से बच्चे आते हैं। ये सभी विभिन्न होते हुए भी सामान्य कहलाते हैं, परंतु कुछ बालक ऐसे भी होते हैं जो शारीरिक, मानसिक, शैक्षिक तथा सामाजिक गुणों की दृष्टि से अन्य बालकों से भिन्न होते हैं। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने विभिन्न आधारों पर विशिष्ट बालकों अथवा विशिष्टता को स्पष्ट करने का प्रयास किया है, परंतु सभी इस बात पर सहमत हैं कि विशिष्ट बालक दो प्रकार के होते हैं। पहला, वे जिनकी विशिष्टता उन्हें औसत स्तर का कार्य करने से रोकती है, और दूसरा, वे जिनकी विशिष्टता उनके औसत कार्य करने से अधिक योग्य बनाती है। विद्वान कहते हैं कि विशिष्ट बालक सामान्य बालकों से बहुत अधिक भिन्न होता है। विशिष्ट बालक सामान्य बालकों से बहुत अधिक, यह भिन्नता शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक अथवा सामाजिक इत्यादि किसी भी क्षेत्र में हो सकती है। यह भिन्नता इतनी अधिक होती है कि विद्यालय की दिन प्रतिदिन की गतिविधियों से इन्हें कोई लाभ नहीं होता। इन्हें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। हाँ जी, विशिष्ट बालक सामान्य बालकों से बहुत अधिक भिन्न होता है। यह भिन्नता शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक अथवा सामाजिक इत्यादि किसी भी क्षेत्र में हो सकती है। यह भिन्नता इतनी अधिक होती है कि विद्यालय की दिन प्रतिदिन की गतिविधियों से इन्हें कोई लाभ नहीं होता। इनमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। विशिष्ट बालकों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो इन्हें विशिष्ट बनाते हैं। यह लक्षण सामान्य बालकों की अपेक्षा विशिष्ट बालकों में दो रूपों में भिन्न हो सकते हैं। पहला, मात्रात्मक रूप में, क्वांटिटेटिवली, लक्षणों की संख्या कम या अधिक हो सकती है, अथवा किसी गुण विशेष की मात्रा इतनी अधिक होती है कि दूसरों का ध्यान आसानी से अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। उदाहरण के लिए, सामान्य से बहुत अधिक लंबे अथवा सामान्य से बहुत अधिक छोटे व्यक्ति की ओर किसी का भी ध्यान आसानी से चला जाता है। उदाहरण के लिए, सामान्य से बहुत अधिक लंबे अथवा सामान्य से बहुत अधिक छोटे
व्यक्ति की ओर किसी का भी ध्यान आसानी से चला जाता है। दूसरा, गुणात्मक रूप में, क्वालिटेटिवली। कक्षा में कुछ बालक अति उच्च बुद्धि लब्धि के होते हैं, जबकि कुछ अन्य बालक सामान्य बुद्धि लब्धि के होते हैं तथा कुछ बालक मंद बुद्धि के होते हैं आदि। उच्च बुद्धि लब्धि या मंद बुद्धि लब्धि के बालक आसानी से अध्यापक तथा सहपाठियों के ध्यान का केंद्र बन जाते हैं। एक सामान्य बालक सामान्य शिक्षा के द्वारा ही अपने गुणों का विकास करता है। एक सामान्य बालक सामान्य शिक्षा के द्वारा ही अपने गुणों का विकास करता है, परंतु एक विशिष्ट बालक को अपने अंदर छुपे हुए गुणों एवं संभावनाओं का पता लगाने के लिए विशेष कक्षा एवं विशेष सेवाओं की आवश्यकता होती है। जैसे उदाहरण के लिए एक वयस्क नेत्रहीन हो सकता है, परंतु उदाहरण के लिए एक बालक नेत्रहीन हो सकता है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि उसके अंदर कोई गुण नहीं है। वह एक अच्छा गायक, एक अच्छा संगीतकार, एक अच्छा लेखक या एक अच्छा अध्यापक हो सकता है, परंतु इसके लिए उसे विशेष प्रयास एवं विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। तो विशिष्ट बालक की परिभाषा। एक विशिष्ट बालक वह है जो शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक अथवा सामाजिक रूप से सामान्य बुद्धि एवं विकास में से इतना स्पष्ट रूप से विचलित होता है कि नियमित कक्षा कार्यक्रमों से लाभान्वित हो सकता है तथा जिसे विद्यालय में विशिष्ट देखरेख की आवश्यकता होती है। An exceptional child is who divides physically, intellectually, emotionally, and socially so markedly from social growth and development that he cannot be benefited from a regular class program and the need special treatment in school. विशिष्टता विशिष्ट शब्द जब किसी विशेष लक्षण अथवा किसी ऐसे व्यक्ति के विशेष लक्षण अथवा किसी ऐसे व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है जो विशेष लक्षणों से युक्त हो और जिसके कारण व्यक्ति अपने साथियों का विशेष पहल अपनी ओर आकर्षित करता है, उसे विशिष्ट कहें। नेक्स्ट है द टर्म एक्सेप्शनल। विशिष्ट के इंग्लिश में एक्सेप्शनल। The term exceptional is applied to trait or to a person. The term exceptional is applied to trait or to a person possessing the trait, because of it the individual receives special attention from his fellow. जब हम किसी को विशिष्ट कहकर वर्णित करते हैं तो हम व्यक्ति को औसत या सामान्य लोगों जिन्हें हम एक या अधिक लक्षणों के संबंध में जानते हैं से अलग रखते हैं। जब हम किसी को विशिष्ट कहकर वर्णित करते हैं तो हम व्यक्ति को औसत या सामान्य लोगों जिन्हें हम एक या अधिक लक्षणों के संबंध में जानते हैं से अलग रखते हैं। When we describe someone so exceptional as exceptional, when we describe someone as exceptional,
we get that person apart from the average or normal people. We know with respect to one or more characteristics. ओके। जब हम किसी को विशिष्ट कहकर वर्णित करते हैं तो हम व्यक्ति को औसत या सामान्य लोगों, जिन्हें हम एक या अधिक लक्षणों के संबंध में जानते हैं से अलग रख सकते हैं। When we describe someone as exceptional, we said that the person apart from the average or normal people. We know with respect to one or more characteristics. विशिष्ट बालक वे हैं जिन्हें यदि अपनी संपूर्ण मानवीय संभावनाओं का अनुभव करना है तो विशेष शिक्षा तथा संबंधित सेवाओं की आवश्यकता होती है। विशिष्ट बालक वे हैं जिन्हें यदि अपनी संपूर्ण मानवीय संभावनाओं का अनुभव करना है तो विशेष शिक्षा तथा संबंधित सेवाओं की आवश्यकता होती है। Exceptional children are those who require education and related services if they are to realize their full human potential. किर के अनुसार विशिष्ट बालक वह है जो सामान्य या औसत बालक से मानसिक, शारीरिक या सामाजिक विशेषताओं में इतना अधिक भिन्न होता है कि उसे अपनी अधिकतम क्षमता के विकास हेतु विद्यालयी क्रियाकलापों में संशोधन या विशिष्ट शैक्षिक सेवाओं अथवा पूरक अनुदेशन की आवश्यकता होती है। An exceptional child is who divides from the normal or average child in mental, physical, and social characteristics to such an extent. इसकी पहचान कैसे करें? विशिष्ट बालकों की पहचान में डिसलेक्सिया एक लक्षण है। अधिकांश लोगों को लगता है कि डिसलेक्सिया शब्द या वाक्य को पीछे की ओर देख एक व्यक्ति का कारण बनता है या यह कि करने के लिए एक पत्र के साथ दूसरे को भ्रमित करने के लिए एक व्यक्ति का कारण बनता है। यह सिर्फ डिसलेक्सिया के एक फॉर्म के बारे में रूप में जाना जाता है। डिसलेक्सिया भी विकासात्मक पढ़ने के विकार के रूप में जाना जाता है। एक व्यक्ति को या तो मौखिक या लिखित भाषा और कभी-कभी दोनों को समझने की क्षमता को प्रभावित करता है। दूसरे शब्दों में यह एक सामान्य सीखने की भाषा से संबंधित विकार है। कार्यों और गतिविधियों हम में से कई के लिए भी दी गई किराने की सूची, लेखन, अखबार पढ़ने या टेप पर एक पुस्तक के लिए सुनने के रूप में लेते हैं। डिसलेक्सिया के साथ किसी के लिए समस्याग्रस्त हो सकता है। हाल के अध्ययनों से संकेत मिलता है कि जनसंख्या का 20% से 15% की तरह कुछ विकलांगता पढ़ने के कुछ प्रकार हैं और उन लोगों में से 85% के बारे में डिसलेक्सिया के एक फॉर्म है। हालांकि इन रोगों में मस्तिष्क में डिसलेक्सिया और डिस्ग्राफिया जैसे अन्य विकार पैदा हो सकते हैं। चिकित्सा अनुसंधान से पता चलता है कि ज़्यादातर लोगों के लिए इन एक खराबी के परिणाम के मस्तिष्क के भीतर ऐसी बीमारी नहीं है। ब्रेन इमेजिंग अध्ययनों से पता चला है कि डिसलेक्सिया के दिमाग को विकसित करने के लिए जो डिसलेक्सिक नहीं हैं उन लोगों की तुलना में अलग तरह से कार्य किए जाते हैं। इनके अलावा डिसलेक्सिया विरासत में भी पाया जा सकता है। कई मामलों में यह पता चलता है कि डिसलेक्सिक बच्चे
के माता पिता दोनों में से कोई एक इस विकार से अच्छी तरह से पीड़ित होता है। इस विकार से अच्छी तरह से पीड़ित होता है। डिसलेक्सिया लोगों की एक लंबी श्रृंखला को प्रभावित करता है। यह कई मायनों में ही एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को प्रकट कर सकता है। छोटे बच्चों में देखने के लिए कुछ सामान्य संकेत मिल रहे हैं। पहला, शब्दों के उच्चारण में कठिनाई हो सकती है। पत्र और ध्वनियों के बीच संबंध बनाने में सक्षम नहीं है। पहला इसका हो गया, इसको कठिनाई हो सकती है। शब्दों के उच्चारण में कठिनाई हो सकती है। पत्र और ध्वनियों के बीच संबंध बनाने में भी सक्षम नहीं हो सकती। वर्णमाला हो, संख्या हो या सप्ताह के दिनों के रूप में अन्य महत्वपूर्ण अनुक्रमिक सूचियों सीखने में कठिनाई होती है। समय बताने में कठिनाई हो सकती है। मिडिल स्कूल आयु वर्ग के बच्चे निम्नलिखित लक्षणों में कुछ प्रदर्शन कर सकते हैं। वर्तनी के साथ उच्चारण के साथ कठिनाई हो सकती है। अक्सर कई अलग अलग तरीकों में एक ही शब्द की मिस स्पेलिंग करते हैं। संख्या और पत्रदृश्यों या टकसाना गणित प्रतीकों को रिवर्स कर सकता है। पढ़ना ये नापसंद करते हैं तथा जोर से पढ़ने से बचने की कोशिश करते हैं। पढ़ना नापसंद करते हैं तथा जोर से पढ़ने से बचने की कोशिश करते हैं कि जोर से पढ़ना ना पड़े। और लिखने में भी कठिनाई हो सकती है। इसके अलावे याद रखने में भी कठिनाई हो सकती है। असामान्य डिसलेक्सिया हाई स्कूल या कॉलेज के छात्रों में यहाँ तक कि वयस्कों में निदान करने वाले का योग्य नहीं है। समय प्रबंधन, जिसे टाइम मैनेजमेंट कहते हैं, समय प्रबंधन के साथ कठिनाई हो सकती है। मौखिक भाषा कौशल लेखन पर अपेक्षा से अधिक भरोसा कर सकते हैं। अमूर्त अवधारणाओं को समझने में सक्षम नहीं होते हैं। कठिनाई परीक्षणों या साक्षात्कार में ओपन एंडेड सवालों को जवाब दे सकते हैं। योजना और संगठन कौशल के साथ परेशानी हो सकती है। योजना और संगठन कौशल के साथ परेशानी हो सकती है। योजना या विचारों रूपरेखा में कठिनाई हो सकती है। व्यक्तियों अन्य संभावित लक्षण के एक नंबर के किसी भी लक्षण दिखा सकते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये इनमें से कुछ लक्षण दर्शाती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ये डिसलेक्सिया पीड़ित है। एक व्यक्ति से पहले परीक्षण की एक श्रृंखला से गुजरना निदान हो सकता है। एक व्यक्ति से पहले परीक्षण की एक श्रृंखला से गुजरना निदान हो सकता है। एक योग्य शैक्षिक सलाहकार, चिकित्सक या अन्य विशेषज्ञ परीक्षण है। वर्तनी, गणित, ड्राइंग, अनुक्रमण, दृश्य तीक्ष्णता, स्कैनिंग करने की क्षमता और समय खुफिया का आकलन इत्यादि। गूंगा एक आम भावना है।
कि डिस्लेक्सिया रिपोर्ट के अनुसार कई बच्चों में यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि जो लोग काफ़ी बुद्धिमान हैं उन्हें डिस्लेक्सिक हो सकता है। जो लोग काफ़ी बुद्धिमान हैं उनमें डिस्लेक्सिक हो सकता है। वास्तव में कई ऐसे लोग हैं जो डिस्लेक्सिया के क्षेत्रों में उत्कृष्ट हैं एवं अच्छी भाषा कौशल की उनकी आवश्यकता नहीं है। विज्ञान, मनोरंजन, खेल और राजनीति में जो डिस्लेक्सिक कर रहे हैं वे इन क्षेत्रों में उल्लेखनीय लोगों में से एक नंबर पर रहे हैं। डिस्लेक्सिया जैसे विकारों को सीखना जीवन भर का विकार माना जाता है, जिसका अर्थ है कि उनसे दूर जाना कभी नहीं। इसका इलाज बहुसंवेदी शिक्षण के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। अध्ययनों से पता चलता है कि डिस्लेक्सिक के लिए सीखने की प्रक्रिया श्रवण, दृश्य और स्पर्श इंद्रियों के द्वारा सीखने के अनुभव से जोड़ा जा सकता है। यह दृष्टिकोण अन्ना गिलहंगम के द्वारा उन लोगों के एक साथ डॉक्टर सुमल टॉरी ऑरेन की विधियों के संयोजना के द्वारा विकसित की गई है। इसका निर्माण 50 से अधिक वर्षों के लिए किया गया है। इसके द्वारा जल्दी पता लगाने और हस्तक्षेप पसंद किया जाता है, जबकि कुछ डिस्लेक्सिक की समरूपता पर पहुंच द्वारा उसकी विकलांगता की क्षतिपूर्ति के लिए सीख सकते हैं। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि पुराने डिस्लेक्सिक प्रशिक्षण के अन्य रूपों से लाभ नहीं हो सकता। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उम्र क्या है। अगर आपको लगता है कि आपको एक सीखने से विकार हो सकता है और यह वह अपने स्कूल या काम के प्रदर्शन इम्पेडिंग है, तो ये एक अच्छा विचार करने के लिए परीक्षण किया जा सकता है। ऑटिज्म जो बच्चे स्वलीन अपने आप में लीन होते हैं वे ऑटिज्म कहलाते हैं। परस्पर सामाजिक अन्योन्यायी क्रियाओं एवं संचार के प्रारूपों में गुणात्मक असामान्यता तथा संकुचित रुचियों एवं किसानों का पुनरावृत्ति इस वर्ग की विशेषता है। सभी स्थितियों एवं अवस्थितियों में ये विशेषताएं व्यक्ति की कार्यप्रणाली में व्याप्त रहती है, यद्यपि इनकी मात्रा में अंतर हो सकता है। लगभग सभी पीड़ितों में विकास की ये असमानताएं शैशवावस्था में ही मौजूद रहती हैं। कुछ अपवादों को छोड़कर यह विकार प्रथम 5 वर्षों के अंदर ही प्रदर्शित हो जाता है। यह आवश्यक नहीं है, पर बहुधा ऐसा होता है कि कुछ मात्रा में सामान्य संज्ञानात्मक कमियां भी विद्यमान हों, परंतु इस विकार की व्याख्या व्यवहार के परिप्रेक्ष्य में ही की जाती है। मानसिक आयु के अनुसार अपेक्षित व्यवहार की तुलना में व्यवहार की विसंगतियां इस कार्य की विशेषता है। इस वृहत युग में कौन से उपवर्ग सम्मिलित हैं, इस पर सहमति नहीं है। इसके पश्चात बाल्यावस्था स्वलीनता, इसके पश्चात अपरूपी स्वलीनता, रेट संलक्षण, बाल्यावस्था के अन्य विघटनात्मक विकार, मानसिक मंदन और रूढ़िबद्ध संचलन से संबद्ध अति सक्रियता विकार। इसके पश्चात एब्स्ट्रैक्ट लक्षण सिम्टम ये सभी हैं।
इस विकार के निदान में भाषा एवं संज्ञानात्मक विकास में सार्थक विलंब का न होना सार्थक विलंब का न होना तथा स्वलीनता की भांति पारस्परिक सामाजिक अन्योन्याय क्रिया में गुणात्मक विसंगतियों तथा प्रतिबंधित रूढ़िबद्ध आवर्ती रुचियों एवं क्रियाओं का सीमित दायरा होना आवश्यक है। स्वलीन विकार की भांति इससे संचार संबंधी समस्याएं जुड़ी हो सकती हैं, जुड़ी हो या ना जुड़ी हो, पर यदि सार्थक भाषा मंदन है तो इस विकार का निदान नहीं सकता है। इसके पश्चात अब है ध्यान धारित सक्रियता या अगतिज विकार। ऐसा कि लोग ध्यान धारित गतिज विकार इसका प्रारंभ काफ़ी पहले होता है। इसमें अति सक्रियता के साथ साथ व्यवहार के कमजोर अनुकूलन, अवधान तथा कार्य में संलग्नता के प्रति कम व्यवसाय के लक्षण तथा स्थितियों के ऊपर व्यापकता एवं समाज के साथ व्यवहार के इन लक्षणों में दृढ़ता परिलक्षित होने लगती है। इन विकारों के संबंध में यह व्यापक है कि इनकी उत्पत्ति काफ़ी पहले होती है। बच्चों तथा किशोरों की विकृतियों के इस समूह की प्रमुख विशेषता यह है कि इसका प्रारंभ काफ़ी पहले होता है। इसमें अति सक्रियता के साथ साथ व्यवहार के कमजोर अनुकूलन, अवधान तथा कार्य में संलग्नता के प्रति कम व्यवसाय के लक्षण तथा स्थितियों के ऊपर व्यापकता एवं समय के साथ व्यवहार के इन लक्षणों में दृढ़ता परिलक्षित होने लगती है। इन विकारों के संबंध में यह विचार व्यापक है कि उसकी उत्पत्ति में शरीर की असामान्य बनावट का महत्वपूर्ण योगदान है, परंतु अभी तक इन विकारों के विशिष्ट कारकों की जानकारी उपलब्ध नहीं है। हाल के कुछ वर्षों में इन संलक्षणों को ध्यानाभाव विकृति के नैदानिक नाम से प्रोत्साहित किया गया। इस नैदानिक नाम का प्रयोग यहाँ पर इसलिए नहीं किया गया क्योंकि इससे मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के ज्ञान का समावेशन होता है, जिसकी जानकारी अभी तक उपलब्ध नहीं है। तब यह चिंताग्रस्त विचारमग्न या शामिल होने का सुझाव देती है। अति गतिज विकारों का प्रारंभ प्राय जीवन के प्रथम 5 वर्ष की आयु के विकास के दौरान ही हो जाता है। उन कार्यों के करने में लगन का अभाव होता है जिसमें कि बुद्धि प्रयोग की आवश्यकता होती है तथा एक कार्य को पूरा किए बिना ही दूसरा कार्य प्रारंभ कर देने की प्रवृत्ति हो जाती है। इनके कार्यों इन प्रकार के व्यवहार से स्पष्ट व्यवधान पड़ता है। अति गतिज विकारों का प्रारंभ जीवन के प्रथम 5 वर्ष की आयु में के विकास के दौरान ही हो सकता है। जीवन के प्रथम 5 वर्ष के आयु के दौरान ही हो जाता है। उन कार्यों के करने में लगन का अभाव होता है जिनमें कि बुद्धि प्रयोग की आवश्यकता होती है तथा एक कार्य को पूरा किए बिना ही दूसरा कार्य करने की प्रवृत्ति हो जाती है। देखिए गिरे ना मोबाइल नहीं गिरे ना मोबाइल रिचार्ज
अति गति विकार। हम लोगों ने अध्ययन किया विशिष्ट बालक क्या है, विशिष्ट बालक के लक्षण क्या हैं, विशिष्ट बालक के लक्षण में विशिष्ट बालक के लक्षणों में डिसलेक्सिया, ऑटिज्म, स्वलीनता इसकी अच्छा है। लेकिन सामान्य बालक एवं विशिष्ट बालकों के लिए शिक्षा के संबंध, प्रत्येक शिक्षा प्रणाली को अपनाने हेतु जिस प्रकार कुछ सिद्धांतों की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार से विशिष्ट अथवा समावेशी शिक्षा के लिए भी कुछ सिद्धांतों को अपनाया जाना अति आवश्यक होता है। परंतु इन सिद्धांतों को हम तभी अपना सकते हैं जबकि हमें इस तथ्य का पूर्ण ज्ञान हो कि समेकित अथवा समावेशी शिक्षा ग्रहण करने अथवा बालक किस श्रेणी में आता है। अतः सर्वप्रथम हम इस अध्ययन से इस विषय पर चर्चा करते हैं कि विशिष्ट बालक कौन है। विशिष्ट बालक यह सामान्य बालक से किस प्रकार भिन्न होता है, इसको पहचानने एवं समझने की आवश्यकता क्यों होती है, इसके लिए किस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। इन सभी प्रश्नों के समाधान के लिए प्रायः सभी मनोवैज्ञानिक, चिकित्सा शास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद, गृह विज्ञानवेत्ता आदि अपने अपने दृष्टिकोणों के अनुसार अध्ययनरत हैं। वैयक्तिक भिन्नताओं के ज्ञान के साथ ही इन प्रश्नों का महत्व और भी अधिक हो गया। यह एक सर्वमान्य तथ्य है कि सभी व्यक्ति प्रायः शारीरिक, मानसिक, शैक्षिक एवं सामाजिक रूप में किसी न किसी सीमा से एक दूसरे से भिन्न होता है। किंतु कभी कभी ये भिन्नताएं इस सीमा तक पाई जाती हैं कि इन बालकों को विशिष्ट वर्गों में रखकर शिक्षा देना आवश्यक हो जाता है। भारत जैसे प्रजातांत्रिक प्रणाली वाले राष्ट्र में सरकार, समाज तथा शिक्षा संस्थाओं का यह कर्तव्य है कि वे इन विशिष्ट बालकों को पहचान कर उनकी आवश्यकताओं के अनुकूल शिक्षा एवं निर्देशन प्रदान करें। सामान्य बालक विशिष्ट बालक को समझने के पहले एवं परिभाषित करने से पूर्व यह जानना आवश्यक है कि सामान्य बालक कौन होते हैं और सामान्य बालक से हमारा क्या अभिप्राय है तथा ऐसे कौन से कारक हैं जो किसी बालक को सामान्य बालक की श्रेणी में लाते हैं और जिनसे विचलित होने पर बालक विशिष्ट बालक की श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है। सामान्य बालक औसत शरीर वाले एवं स्वस्थ होते हैं तथा सामान्य शारीरिक श्रम वाले कार्यों को करने में किसी प्रकार की बाधा का अनुभव नहीं करते। इनका बौद्धिक स्तर सामान्यतः 90 से 110 बुद्धि लब्धि सीमा के बीच होता है। कक्षा में अधिकांश बालकों की भांति वे शैक्षिक उपलब्धि में भी औसत होते हैं तथा सभी विषयों को समान रूप से महत्व देते हुए शिक्षक द्वारा किए गए शिक्षा कार्य एवं दत्त कार्य को लगन के साथ पूरा करते हैं। इनके सीखने की गति भी प्रायः औसत ही होती है। समाज में ये अपेक्षित व्यवहार करते हैं, सामाजिक कार्यों में रचनात्मक सहयोग देते हैं तथा उपलब्ध साधनों से अधिक लाभ उठाने की क्षमता रखते हैं। इन्हीं कारणों से इनका समाज एवं विद्यालय में समायोजन उत्तम रहता है तथा वे संवेगात्मक रूप से संतुलित रहते हैं, इमोशनली बैलेंस्ड होते हैं। यहाँ एक सामान्य बालक का उदाहरण देते हैं। मान लीजिए आशीष 10 वर्ष का सामान्य बालक है जो शारीरिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ है। इसके भार एवं ऊंचाई में उचित अनुपात है। बुद्धि लब्धि 108 है।
बुद्धि लब्धि 100 है। वह पाँचवीं कक्षा का विद्यार्थी है। कक्षा में उसका उत्पादन, उसका निष्पादन अन्य औसत बालकों के समान है तथा किसी भी विषय को पढ़ने में विशेष कठिनाई का अनुभव नहीं करता है। वह सामान्य जीवन में सभी बातों को आसानी से सीख लेता है। उसका सामाजिक समायोजन भी अच्छा है। वह अपने आयु वर्ग के बालकों के साथ मिलकर खेलता है तथा एवं उनमें प्रतिस्पर्धा कंपटीशन रखता है। उसमें ऐसी कोई भी आदत नहीं है जो शिक्षकों, परिवारजनों एवं मित्रों के लिए कष्टदायी हो। जैसे सामान्य बालक। विशिष्ट बालक की व्याख्या अनेक मनोवैज्ञानिक एवं शिक्षा शास्त्रियों ने अपने अपने ढंग से की है। विशिष्ट बालक या किसी विशिष्ट गुण, किसी विशिष्ट प्रकार या विशिष्ट पद किसी गुण या अन्य गुणों से युक्त व्यक्ति पर लागू होता है, जिसके अनुसार यह व्यक्ति साथियों का ध्यान अपनी ओर विशेष रूप से आकृष्ट करता है तथा इससे उसके व्यवहार की अनुक्रियाएं भी प्रभावित होती हैं। एक विशिष्ट बालक वह है जो कि शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक एवं सामाजिक विशेषताओं में किसी सामान्य बालक से उस सीमा तक विचलित होता है जब वह अपनी क्षमताओं के अधिकतम विकास हेतु सहायता, निर्देशन, विद्यालयों, कार्यक्रमों में परिमार्जन तथा विशिष्ट शैक्षिक सेवाओं की आवश्यकता रखता है। विशिष्ट बालकों की श्रेणी में वे बच्चे आते हैं। विशिष्ट बालकों की श्रेणी में वे बच्चे आते हैं जो विशिष्ट बालक वह है जो शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक एवं सामाजिक विशेषताओं में किसी सामान्य बालक से उस सीमा तक विचलित होता है जब तक वह अपनी क्षमताओं में अधिकतम विकास हेतु सहायता, निर्देशन, विद्यालय कार्यक्रमों में परिमार्जन तथा विशिष्ट शैक्षिक सेवाओं की आवश्यकता रखता है। विशिष्ट बालकों की श्रेणी में वे बच्चे आते हैं जिन्हें सीखने में कठिनाई का अनुभव होता है या जिनका मानसिक या शैक्षिक निष्पादन या सृजन अत्यंत उच्च कोटि का होता है या जिनको व्यवहारिक, सांवेगिक एवं सामाजिक समस्याएं घेर लेती या विभिन्न शारीरिक अपंगताओं या निर्बलताओं से पीड़ित रहते हैं, जिसके कारण ही उसके लिए अलग से विशिष्ट प्रकार की शिक्षा व्यवस्था करनी होती है। यहाँ पर सभी विद्वानों के विचारों को अगर समन्वित करें तो एक ऐसा बालक जो कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, शैक्षिक, सांवेगिक एवं व्यावहारिक विशेषताओं के कारण किसी सामान्य या औसत बालक से उस सीमा तक विशिष्ट रूप से विचलित तथा भिन्न होता है जहाँ तक कि उसे अपनी योग्यताओं, क्षमताओं एवं शक्तियों को समुचित रूप से विकसित करने का अवसर मिलता है और करने के लिए परंपरागत शिक्षण विधियों में परिमार्जन या विशिष्ट प्रकार के कार्यक्रमों की आवश्यकता होती है, उसे विशिष्ट बालक कहा जाता है। इस श्रेणी में शारीरिक रूप से अक्षम, प्रतिभाशाली, सृजनात्मक, मंदबुद्धि, शैक्षिक रूप से श्रेष्ठ एवं पिछड़े, बाल अपराधी, असमायोजित, समस्याग्रस्त, सांवेगिक, अस्थिरतायुक्त आदि प्रकार के बालक सम्मिलित हैं। विशिष्टता का क्षेत्र सार्वभौमिक होता है। वह किसी भी वर्ग, जाति, धर्म, संप्रदाय, राष्ट्र आदि के व्यक्तियों में पाई जाती है। विशिष्टता का क्षेत्र यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है।
यह एक सीमा तक ही सीमित नहीं है। यह किसी भी वर्ग, जाति, धर्म, संप्रदाय, राष्ट्र आदि के व्यक्तियों में पाई जाती है। कभी कभी यह विशिष्टता वंशानुगत, कभी वातावरण जन्य तथा कभी दोनों ही के संयोजन का प्रतिफल होती है। अमेरिकन राष्ट्रपति कैनेडी की बहन बहुत ही मंदबुद्धि थी। प्रसिद्ध लेखक एवं ट्रेवलर हेलन केलर आँख से अंधे थे, चक्षुहीन एवं श्रवण विकलांग थी एवं कान से भी वो विकलांग थे। महान कवि सूरदास जिसके बारे में सुना है, महान कवि सूरदास जन्म से अंधे थे। रूजवेल्ट अमेरिकन राष्ट्रपति जिनका बहुत योगदान है राशनिंग सिस्टम में, वे पल्स पोलियो के शिकार थे। यह सभी उदाहरण सिद्ध करते हैं कि विभिन्न निर्योग्यताओं की पूर्ति संभव है तथा कोई भी अक्षम बालक उचित शिक्षण एवं प्रशिक्षण के द्वारा सामान्य बालकों की तरह स्वयं के लिए तथा राष्ट्र एवं समाज के लिए उपयोगी बनाया जा सकता है। अतः आज संसार के लगभग समस्त विकसित एवं विकासशील देशों में विशिष्ट बालकों के प्रति लोगों के दृष्टिकोणों में परिवर्तन हुआ है और इन विशिष्ट बालकों के लिए विशेष विद्यालय खोले गए हैं, जहाँ उनको आवश्यकता अनुसार शिक्षण एवं प्रशिक्षण दिया जाता है। जितने भी अमेरिकी राष्ट्रपति कैनेडी की बहन, ये विशिष्टता का क्षेत्र सार्वभौमिक है। यह किसी भी वर्ग, जाति, धर्म, विशिष्टता का क्षेत्र यूनिवर्सल है। यह किसी भी वर्ग, जाति, धर्म, संप्रदाय, राष्ट्र इत्यादि के व्यक्तियों में पाई जाती है। कभी यह विशिष्टता वंशानुगत, कभी वातावरणजन्य तथा कभी दोनों के ही संयोजन का प्रतिफल होती है। अमेरिकन राष्ट्रपति कैनेडी की बहन मंदबुद्धि थी। प्रसिद्ध लेखक एवं ट्रेवलर हेलन केलर आँख से अंधे और कान से भी बहरे थे। महान कवि सूरदास तो जन्म से ही अंधे थे। प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइंस्टाइन का भाषा का विकास काफ़ी विलंब से हुआ था, बाद में हुआ था। अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट स्वयं पोलियो के शिकार थे। यह सभी उदाहरण अमेरिकन राष्ट्रपति रूजवेल्ट जिनका राशनिंग में काफ़ी योगदान है, वो भी पल्स पोलियो के शिकार थे। ये सभी उदाहरण सिद्ध करते हैं कि विभिन्न निर्योग्यताओं की पूर्ति संभव है तथा कोई भी अक्षम बालक उचित शिक्षण एवं प्रशिक्षण के द्वारा सामान्य बालकों की तरह स्वयं के लिए तथा राष्ट्र एवं समाज के लिए उपयोगी बनाया जा सकता है। अतः आज संसार के लगभग समस्त विकसित एवं विकासशील देशों में विशिष्ट बालकों के प्रति लोगों के दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ है और इन विशिष्ट बालकों के लिए विशेष विद्यालय खोले गए हैं, जहां उनको आवश्यकता अनुसार शिक्षण एवं प्रशिक्षण दिया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।